तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के इस अगले क्लास में या आज वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो थोड़ा सुनना और फुल फोकस्ड रहना। बस आप ये समझो कि बीते टॉपिक्स में आपने यदि बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ लिया है, बीएसएल पढ़ लिया है, तो फिर उसका एप्लीकेशन देखा, बायोट सेवर्ट लॉ का यूज क्या था मेनली वो याद कीजिए। आप लिया करते थे करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करते थे। कभी वायर को इनफाइनाइट लिया, कभी वायर को आपने सर्कुलर लिया, कभी सेमी सर्कुलर वायर एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें थी। अब आज हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है इस चैप्टर में वो मौजूद होगा हमारा किस नाम से, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। पहले इसके बारे में 2-5 मिनट बातचीत हो जाए तो बेहतर होगा। आपने क्लास 12th के फिजिक्स के स्टार्ट में पढ़ा था, बिल्कुल शुरू में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे फेमस टॉपिक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कूलम्ब्स लॉ, जिसका फॉर्मूला यहाँ जबान पे आपके मौजूद रहता है 24 घंटे 8 पहर। F = 1/4πε0 इंटू Q/r², Q1 Q2/r², ये था। और दूसरा पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया था। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। चलो ये भी ठीक है। कुछ फॉर्मूला भी था इलेक्ट्रिक फील्ड का, F = 1/4πε0 इंटू Q/r², क्योंकि एक Q0 कैंसिल हो जा रहा था, ये था। तो ये था ट्रेडिशनल तरीका जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड सीख रहे थे। बार बार बात करूंगा उनकी, इलेक्ट्रिक फील्ड सीख रहे थे। चलते चलते आपको उसी यूनिट में, यूनिट 1 में एक टॉपिक मिला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ। अब वो गॉसेस लॉ क्या था, वो एक दूसरा तरीका था, उससे भी तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता करते थे। जरा वो टॉपिक्स याद करो ना, कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसेस थ्योरम, ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट यूजिंग गॉसेस लॉ। तो हम लोग वहां पर उसका यूज किया करते थे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि एक बीता हुआ यूनिट है, ये बीता हुआ एक चैप्टर है, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इंट्रोडक्शन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका, एक दूसरा मेथड, एक दूसरा ढंग सीख रहे थे गॉसेस लॉ पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल वैसे ही आप जब से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आए हो, थोड़ा सा इंट्रो लेने के बाद हमें सीधे लेकर चलना पड़ा था टॉपिक को, कहाँ, बीएसएल के तरफ, बायोट सेवर्ट लॉ के तरफ। उससे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। शुरू में तो बड़ा सिंपल था, एक करंट कैरिंग वायर है, छोटा सा टुकड़ा डीएल लिया, वायर से करंट पास हो रहा था आई, और उससे ए डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे हम लोग फील्ड निकालना चाहते थे डीबी, और डीबी मिला था μ0/4π था ना, इंटू IDL sin θ/r²। उसके बाद आपने बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशंस पढ़ा कि बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके हमें एक लॉन्ग, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से एक सर्टेन पॉइंट पे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से ऊपर चला करते थे हम लोग φ1, नीचे आते थे φ2, डिस्टेंस लेते थे a और फॉर्मूला निकालते थे। देन सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, इन सब की भी बात हम लोग पिछले क्लास में करें। तो मुझे एक लाइन में कंक्लूड ये करना है, इतनी सारी लाइन हो गई है, अब इसके बाद कंक्लूड करना है।
एक लाइन में कंक्लूड ये करना है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक दूसरा तरीका था, एक ऑल्टरनेटिव मेथड था गॉसेस थ्योरम, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड को आप एक तरीके से कैलकुलेट करना सीख चुके हो बायोट-सावर्ट लॉ से। ये एक दूसरा मेथड है, दूसरा लॉ है जिससे आप किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास कैलकुलेट कर सकते हैं फिर से मैग्नेटिक फील्ड। तरीका थोड़ा अलग और आसान। जब इससे सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि तो बहुत इजी है। बायोट-सावर्ट लॉ से तो पूरा उतना सारा इंटीग्रेट वगैरह किया तो हुआ, इसमें पता नहीं इंटीग्रेशन कब आया कब चला गया, ऐसे हालात हो जाएंगे। तो क्या हम लोग आज का काम शुरू करें? ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से और गौर से देखना। तो टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग जरा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम लोगों को आज का जो टॉपिक पढ़ना है, इसके पहले तो टॉपिक्स पढ़ ही चुके हैं, आज का जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये फॉन्ट क्या पता आपको थोड़ा छोटा लगे, लेकिन चलो ध्यान रखना थोड़ा। तो टॉपिक की बात हम लोग कर तो रहे हैं कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं वो जरा देखिएगा। टॉपिक हमारा है एम्पियर सर्किटल लॉ। इन्होंने कुछ लॉ दिया था और उस लॉ से हमें पता करना होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। वो लाइन लिख रखा है, ये देखो, एम्पियर्स लॉ गिव्स अनदर मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? करंट किसी स्ट्रेट वायर से पास कर सकता है, करंट किसी सर्कुलर वायर से पास कर सकता है, किसी कर्व से पास कर सकता है, सेमी सर्कल से पास कर सकता है। तो हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज करके भी मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं है ना। ये अनदर मेथड है। कौन? एम्पियर्स लॉ। तो उसके लिए हम लोगों को ये लॉ बोलता क्या है वो भी जानना पड़ेगा। छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखा हुआ, आई डोंट नो कि आप सबको ये विजिबल है कि नहीं, या आप सबको ये विजिबल है कि नहीं। फॉन्ट थोड़ा छोटा है लेकिन काम जो करना है वो बड़ा। बहुत 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 ध्यान देना बेटा। एक्सेस इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है इस पूरे चैप्टर की। ये समझ गए, फिर इस चैप्टर में आप कभी नहीं रुकने वाले। इसमें जरा सा कंफ्यूजन रहा, ये चैप्टर आपको हमेशा दौड़ाता रहेगा, हमेशा भगाता रहेगा। सुनते जाओ। इसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे कि ये लॉ क्या बोलता है। इसके पहले आप ऐसा इमेजिन करो कि ये हमारे पास एक वायर, इस वायर को ऐसे रख सकते थे, नहीं रखने वाले, क्योंकि जो डायग्राम हम तुम अभी बनाएंगे वो इससे प्रॉपरली 3D फॉर्म में नहीं आ पाएगा। ऐसे भी रखा जा सकता था, ऐसे भी रखा जा सकता था, ऐसे भी, ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा, ऐसे ऐसे, कैसे भी। इनमें से कोई ना लेकर इस करंट कैरिंग वायर को ऐसे रखा, और एक नहीं, ऐसे ऐसे दो वायर से बेटा, बोर्ड से निकलकर आपकी तरफ आते हुए दो वायर्स हैं। और दोनों ही वायर्स में क्या करो, एक बार इमेजिन करो कि करंट अंदर से निकलकर आपकी तरफ आ रहा, और एक बार इमेजिन करो कि करंट आपकी तरफ से चलकर अंदर की तरफ आ रहा है। अब हम लोगों को पहले से पता है, मैग्नेटिज्म में आए उसके पहले से, कि आप करंट को या किसी भी चीज़ को या फील्ड को जब अंदर जाता हुआ दिखाओ तो क्रॉस से दिखाओ, और आपकी तरफ आए तो कैसे? डॉट से दिखाओ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक ले लिया है क्रॉस, जिससे आपको ये पता चलना चाहिए, कि इस जगह कोई एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से होकर कुछ करंट पास कर रहा I1, और ये बोर्ड के अंदर चला जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा ये करंट। और आसपास कहीं पर भी, यहाँ 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 कहीं पे भी एक दूसरा करंट कैरिंग वायर ले लो जिसको डॉट से दिखाया। परिधि ठीक है,
यस सर। बढ़िया। तो दो वायर्स ले रहे हैं, इनको डॉट क्रॉस का मतलब समझ लेना कि ऊपर की जो वायर है उसमें करंट क्या हो रहा है, हमारा बाहर से अंदर जा रहा है, और ये जो वायर है इसमें करंट अंदर से बाहर आ रहा है। क्या यहां तक क्लियर? अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे सुनना, मैं इस स्टेटमेंट पर भी आऊंगा, जरा वो सारी बात बता देता हूं, तब स्टेटमेंट की बात हम तुम मिलकर करेंगे। फिलहाल देखना देखना, अब आपसे कहा जाए कि दोनों जो वायर्स हैं इससे थोड़ी डिस्टेंस पे कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लो, पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट ले लो, कौन सा? पॉइंट पी, और बताओ बताओ कि इसके वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, या ओवरऑल कह दे कि दोनों ही करंट्स की वजह से I1 जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड, I2 जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, दोनों ही करंट्स के वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसके पहले हमें इस बात को पढ़ाया जा चुका है कि जब कभी आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, कोई ऐसा वायर हो जिससे होकर करंट पास कर रहा हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, वो एक टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेव कर जाता है। इसी हक से इन्होंने हम लोगों से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो यदि I1 पास कर रहा परपेंडिकुलरली इनवर्ड तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सपोज B1, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखा दिया? B1 से दिखा दिया। ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। आगे, यदि ये है I2 हमारा, ये I2 है जो बाहर की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से भी यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, B2 से दिखाया। अब बात समझना, आप चूंकि एम्पियर्स लॉ में आ रहे हैं तो उनका ही कहना था कि यदि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके आसपास मौजूद किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बायोट सैवर्ट लॉ क्या बोलता है वो मैं नहीं जानता, मैं एक नया रूल आपको बता रहा हूं, इसके लिए स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप उन्होंने बताया था कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से होता हुआ आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो, वहां से होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर दो। आई रिपीट, सर्कल, स्फेयर नहीं। जैसे बैंगल होती है चूड़ी, उस तरह की एक सर्कल यहां से आप पास करवा दो जहां पे आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब अगली बात सुनना, ये कोई सचमुच का वायर नहीं, ये सचमुच का कोई वायर नहीं है ना, ये क्या है? ये एक इमेजिनरी सर्कल है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, जो हम लोगों ने ड्रॉ किया वैसा एक इमेजिनरी सर्कल है। नकली, काल्पनिक, आभासी, छद्मरूपी, फैंटेसी, फिक्सियस, मनगढ़ंत, एक्चुअली ये नाजाहिर है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद इनमें से किसी एक को आपकी मर्जी, आप चाहे तो बाहर आते हुए करंट को फोकस करो और इसको इग्नोर कर दो, अंदर जाते हुए करंट को, या आप चाहो तो अंदर जाने वाले करंट को फोकस करो और इसको इग्नोर कर दो। मतलब एक को प्राइमरी करंट, दूसरे को सेकेंडरी करंट, एक को ज़्यादा वैल्यू, दूसरे को कम वैल्यू, ऐसा। अब ये मत कहना कि बाहर आते हुए करंट और अंदर जाते हुए करंट में से किसको ज़्यादा फोकस करे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे, जहाँ पर कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको लगाना होगा ये थंब रूल, जिसमें अंगूठे को रखते थे किधर? जिधर करंट फ्लो कर रहा हो, और बाकी की जो चारों उंगलियां थी वो उस वक्त पिछले क्लासेस में मैग्नेटिक फील्ड को बताती थी।
आज भी ऐसा करेंगे, लेकिन उसके पहले बात समझो। यदि आप I1 को फोकस करें और ये गौर करें देखने की कि I1 हमारा बोर्ड से बाहर नहीं बल्कि ये चला कहाँ जा रहा है, अंदर। तो इस अंगूठे को चूंकि I1 इनवर्ड है तो I1 के तरफ रख करके ऐसे, और बाकी के जो 4 फिंगर से इसको कर्ल कीजिए, ये अंगूठे को अंदर और बाकी 4 फिंगर्स ऐसे। तो इसमें इसकी बात कर रहा हूं मैं, अंगूठे को इस तरफ और बाकी के 4 फिंगर्स ऐसे। तो हमें चारों फिंगर्स के कर्ल होने का डायरेक्शन कुछ ऐसा मिल जाएगा। फिलहाल मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सचमुच कोई मेटालिक वायर नहीं है, कोई मेटालिक रिंग नहीं है, और एरो मार्क करंट को नहीं दिखा रहा। आपने बस दोनों में से किसी एक करंट को फोकस किया है, उसकी तरफ अंगूठे को रखा है और गौर किया है कि बाकी के जो 4 फिंगर्स हैं वो किधर बेंड होंगे, और फिंगर्स के बेंड होने के डायरेक्शन को ऐसे ऐसे दिखाया। बाय चांस आपने इसको I2 को फोकस किया होता तो चूंकि इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो हम लोग ये जो थंब है वो बाहर रखते, और ये जो एरो ऐसे मिल रहे हैं ये एरोज हम लोगों को इस तरफ से अंदर मिल रहा होता। सुन पाए क्या? अब 2-3 बात है वो ध्यान रखना। ये जो आपको सर्कल मिलता है, ये जो आपको बंद घेरा मिलता है, ये अभी सर्कुलर मिला है बेटा। आप जरूरत के हिसाब से जब चाहो इस वाले बंद घेरे को ट्रायंगुलर ले सकते हो, स्क्वायर के शेप में ले सकते हो, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। तो ये जो सर्कल है इसको आप एम्पियर्स सर्कल कह दीजिए। पता नहीं कब जरूरत पड़ेगी ट्रायंगल लेने की, लेकिन यदि आपने ट्रायंगल लिया तो उसको आप एम्पियर्स ट्रायंगल बोल देना। यदि स्क्वायर लिया है तो एम्पियर्स स्क्वायर बोल दीजिए, और यदि रेक्टेंगल लिया है तो एम्पियर्स रेक्टेंगल बोल दीजिए। लेकिन ये सब बोलने से बचने के लिए, ये सब बोलना ना पड़े इसलिए इन सारे शेप्स में एक कॉमन बात ढूंढ कर निकाली गई कि यदि सर्कल है तो ये भी पूरी तरह से क्लोज्ड है, पूरी तरह से बंद है। यदि ट्रायंगल है तो ये भी हर तरफ से क्लोज्ड है, स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो भी ये पूरी तरह से क्लोज्ड है। और किसी बंद घेरे को मैथ्स के लैंग्वेज में एक और नाम से बुलाते हैं और वो है लूप, LOOP। तो आप सर्कल भी यदि क्लोज्ड है तो लूप कह दो, ट्रायंगल है तो भी लूप कह दो, स्क्वायर है तो भी लूप कह दो, और रेक्टेंगुलर है तो भी लूप कह दो। पेंटागन है क्लोज्ड है तो भी लूप कह दो, हेक्सागन है तो भी लूप कह दो। ठीक है, तो मुझे आपसे ये बात करनी है यहाँ के बाद कि ये जो आपको बंद घेरा सा दिख रहा है, ये जो आपको चीज दिखाई पड़ रही है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं और वो नाम है एम्पियर्स लूप, ऐसा नाम दे देते हैं। आपके सिलेबस में 99.5% केस में जो आपका सिलेबस है, कौन सा सिलेबस? क्लास 12 बोर्ड्स। हाँ, मैं संस्कृत बोलने वाला नहीं था, फिजिक्स ही बोलने वाला था। अच्छा, सिद्धिका ने याद दिलवाया, सर फिजिक्स भी भूल रहे हैं आप। हाँ ठीक है, आपके 12th बोर्ड्स के सिलेबस में 99.5% केसेस में बेटा एक बार में एक ही वायर मिलेगा। एक बार में करंट या तो लेफ्ट ही जाता हुआ दिखेगा, राइट तो राइट, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। यदि करंट बाहर आ रहा तो बाहर, अंदर तो अंदर। एक साथ 2-3 वायर्स की बात नहीं होगी। एक साथ 2-3 वायर्स की बात कब होगी? जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे जेई सिलेबस को या नीट सिलेबस को। तो
मान लो इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़नी है ही, तो थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं कि कभी भी यदि एक से ज़्यादा वायर्स मिल जाए तो उस वक्त ऐसा ना हो कि बिल्कुल कुछ नहीं पता है, उसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा ना हो। तो बात को समझना। तो आपने चूंकि I1 करंट को कंसिडर किया, और ये जो डायरेक्शन है, बार बार कह रहा हूं कि ये कोई करंट नहीं है, ये बाकी के 4 उंगलियों के कर्ल होने का डायरेक्शन है। थोड़ी देर में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा DL से। DL छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा लेंथ इस सर्कल का, उस वक्त बताऊंगा कि ये जो एरो है ये वहां पर काम कर जाता है। फिलहाल थोड़ा और आगे, तो ये जो I1 है हमारा, ये जो I1 है, I1 है, इसको चूंकि आपने इसको कंसिडर करते हुए इस सर्कल का डायरेक्शन लिया है, इसलिए I1 को आप मान लीजिए पॉजिटिव, और फिजिक्स की आदत से आप वाकिफ हैं क्लास 11 से ही, जब वेक्टर पढ़ रहे थे, कि किसी चीज का यदि डायरेक्शन उल्टा बताना हो तो उसके साथ माइनस लगा दो। जब दो चीजें हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो आपको हक मिलता है किसी भी एक को पॉजिटिव मान लो और किसी भी दूसरे को नेगेटिव। यहां आप क्या करो, चूंकि इस रिंग में उंगलियों के कर्ल होने का जो डायरेक्शन है वो इसको ध्यान में रखकर आपने लिया है, इसलिए I1 को बेटा पॉजिटिव ले लीजिए। और यदि I1 को पॉजिटिव लिया जो बोर्ड के अंदर चला जा रहा, तो फिर I2 तो उसके ऑपोजिट है, उसको नेगेटिव ले सकते हैं। मतलब I1 जो करंट है इसको आप यदि पॉजिटिव मानकर चलते हो, तो I2 जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको क्या ले सकते हैं, नेगेटिव। ठीक, अच्छी बात। ये सब काम आएगा आगे आने वाले थ्योरी में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। यही कॉन्सेप्ट्स उस वक्त आपको न्यूमेरिकल समझा भी पाएंगे, और नया थ्योरी कैलकुलेट करते समय आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे वो इनसे जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो I1 करंट को पॉजिटिव माना, I2 करंट को नेगेटिव माना। बताओ यदि ऐसा है तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, I नेट कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में माइनस करवाकर। मतलब यदि I1 अंदर की तरफ है जिसको पॉजिटिव मान लिया है, I2 परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है इसको नेगेटिव माना है, तो टोटल करंट तब निकलेगा जब I1 में आप I2 को क्या करेंगे, माइनस। बाय चांस इफ यू वुड हैव टेकन द ऑपोजिट थिंग, यदि इसके रेस्पेक्ट में करते तो ये हमारा एरो हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज में, फिलहाल क्लॉकवाइज है। I2 को पॉजिटिव ले रहे होते तो उसके जस्ट ऑपोजिट I1 को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, और तब I नेट टोटल करंट, नेट करंट क्या मिलता, I2 माइनस I1। क्या पता आपको दो वायर्स मिलेंगे, जब ये टॉपिक हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स वगैरह हो जाएगा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन, या मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेंगे, तो उस वक्त फिर आपको दो पैरेलल वायर्स की बात की जाएगी, दोनों से करंट फ्लो कर रहा होगा, एक बार सेम डायरेक्शन में और एक बार क्या करेंगे, एक में ऊपर तो दूसरे में नीचे। ये कॉन्सेप्ट्स वहां पर लगने वाले। फिलहाल यदि दोनों ही इनवर्ड होते तो I1 I2 दोनों पॉजिटिव लिया गया होता, और हम लोग नेट करंट लेते I1 प्लस I2 करके। दोनों आउटवर्ड होते तब भी दोनों जुड़ जाते। यानी जब कभी एक से ज़्यादा करंट कैरिंग वायर हो और दोनों से करंट पास कर रहा हो, तो और उसके आसपास किसी पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है एम्पियर्स लॉ यूज करके, तो डायरेक्शन सेम होने पे टोटल करंट उनको जोड़कर निकालो, डायरेक्शन ऑपोजिट होने पे टोटल करंट उनको सब्ट्रैक्ट करके निकालो। सुन पाए क्या? अच्छा, तो ये तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब आइए आगे कि इन्होंने कहा क्या था, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जब बैन लगा दिया जाएगा कि आप BSL यूज मत करना, बायोट-सैवर्ट लॉ को साइड रख दो, सिर्फ आप एम्पियर्स लॉ का यूज करके फील्ड निकालो, तो एम्पियर का कहना क्या था वो सुनिएगा।
इनका कहना था अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। तुम बोलोगे हम लोग तो सोच रहे थे आई नेट लिखने वाले, आप सही सोच रहे हो, आई नेट ही है ये, टोटल करंट ही है ये, लेकिन इनसाइड इसलिए लिखा कि ये जो घेरा बनाया था, जो भी खेल होगा, चाहे आप जो करने निकलो, ध्यान रखना कि करंट, जब आप इस वाले घेरे की बात करेंगे ना, इस पॉइंट की बात करेंगे, तो करंट इस घेरे के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो होगा वही लेना है। तो फिलहाल दोनों बात तो सेम हो गई। ये जो आई नेट निकाल रहे हैं आप, I1 माइनस I2 करके, ये इसके अंदर की ही तो कहानी है। सपोज यहां पर कुछ होता I3, यहां पे कुछ होता I4, यहां पे कुछ होता I5, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है यहां पे। मेरी बात फिर से सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, कि इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे एक वायर आपने लिया I1 करंट अंदर जाता हुआ, एक वायर लिया I2 करंट बाहर आता हुआ, इसके अलावे कोई तीसरा वायर है उसमें से भी करंट पास कर रहा है, मे बी इनवर्ड मे बी आउटवर्ड, कोई चौथा वायर है उससे भी करंट पास कर रहा है, कोई पांचवें वायर से भी करंट पास कर रहा है, ये सब मान लो। तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा ना, ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पे जो फील्ड बनेगा वो सिर्फ इन दोनों की वजह से थोड़ी है, पास में ये भी है, वो भी है, ये भी है, सब है। लेकिन एम्पियर साहब का कहना था, एम्पियर सर्किटल लॉ का कहना है कि आप जो करंट कंसिडर करेंगे वो बाहर वालों को छोड़ देना, सिर्फ इस सर्कल के अंदर जो करंट्स होंगे उन्हीं को लेना है। ऐसा कई बार ऐसा नौबत भी आना है, तो हम लोग देख पाएंगे। अब जरा वापस यहां आ जाओ। लाइन इंटीग्रल, इसको कई लोग लूप इंटीग्रल भी कह देते हैं, लेकिन इसका जो असली नाम है, जो सेमेस्टर्स में आप पढ़ेंगे 11th 12th के बाद, जब आपका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा, तो भी शुरू के 2 3 4 सेमेस्टर्स वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। वहाँ आपके फिजिक्स बुक का नाम होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स, वहाँ आपके मैथ्स बुक का नाम होगा इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथमेटिक्स, ऐसे नाम रहेगा, ठीक है। या फिर आप उधर ना जाकर बैचलर इन साइंस BSc करना चाहते हो, तो भी जो मैथ्स की बुक होगी उसमें मिलेगा, और इस तरह के इंटीग्रेशन को पढ़ना होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल, लूप इंटीग्रल, ठीक है। क्यों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि B डॉट DL, ध्यान से देखना बेटा, बाकी कहानी तो होती रहेगी। अभी तुरंत हम लोग ये कॉन्सेप्ट हासिल करके पहला थ्योरी लेंगे, पहला टॉपिक लेंगे, और ये टॉपिक की ही शुरुआत चल रही है। ये सब कंफ्यूजन रहेगा, तो वहाँ मैं कुछ करके निकलूँगा, आपको लगेगा ये क्यों हो गया, क्या ऐसा रूल था, क्या ऐसा करना था, इसलिए पहले जो भी टुकड़ों वाली बात है वो देख ले रहे हैं। ये देखिए, ये जो सर्कल है वो क्लोज्ड है, तो B डॉट DL में ये DL क्या है पहले वो समझो, और B क्या है वो समझो। अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं कि ये जो एरो है वो सिर्फ इस सर्कल के रिस्पेक्ट में उंगलियों का जो फोल्ड होना है, जो कर्ल होना है, उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे ही तो बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ते वक्त फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दो और बाकी फिंगर्स जिस तरफ कर्ल करेंगी वो फील्ड को दिखाएगा। तो अब आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मान लो यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा है, इस सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका लेंथ आपने लिया है कितना
dl। ध्यान से, जब तक अकेला dl होता तब तक तो ये स्केलर क्वांटिटी था, यहां पे वेक्टर की बात हो रही है। अब किसी भी चीज को वेक्टर बनाने के लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन मिक्स करना पड़ेगा। यहां पे उंगलियों के कर्ल होने के डायरेक्शन को ही डीएल का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो यदि यहां से इस तरफ, चूंकि इसका एरो इधर है, तो ये जो चीज है ये हमारा क्या है, वेक्टर डीएल। आप यहां पर कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, तो ये जो छोटा सा है इसको आपने डीएल बोल तो दिया, इसका डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिधर आपने इस सर्कल में उंगलियों के कर्ल होने का डायरेक्शन दिखाया, क्या है, वेक्टर डीएल। यहां पर एक टुकड़ा ले लो डीएल लेंथ का, ये भी क्या हो गया, वेक्टर डीएल। यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लो डीएल लेंथ का, ये भी क्या हो गया, वेक्टर डीएल। जो बच्चे ऑनलाइन हैं सब मौजूद हैं, एक बार आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. ठीक है, आगे सुनो। तो ये तो वेक्टर डीएल की बात हो रही है, वेक्टर बी भी तो यहीं पर है। इन्हीं पॉइंट्स पर वेक्टर बी भी होगा बच्चों। तुम बोलोगे बात तो वही हो गई, आप शुरू से ये बोलते आए कि करंट के डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स जो कर्ल होंगी वो किसमें एक डायरेक्शन चुनने के लिए लिया गया है, एम्पियर्स लूप में। बायोट-सैवर्ट लॉ में आपने कहा था फिंगर जिधर कर्ल होंगी उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं। शुरू में आप मना कर रहे थे कि ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, अभी भी मना कर रहा हूं, लेकिन यही डायरेक्शन फील्ड का है, इसकी भी बात आपको देखनी होगी। अब गौर से देखो, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी और इस डायरेक्शन में वेक्टर डीएल। ध्यान से, ध्यान हटने मत देना, आपकी किताबों में यही चीज़ें लिखी हुई है, सिर्फ वो पैराग्राफ में लिखा होता है, पढ़कर खुद से समझने में, बिना पढ़े खुद से यदि डायरेक्ट बुक में चले जाओ तो तकलीफ देता है, पहले समझ लीजिए। तो ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर डीएल, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर डीएल, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर डीएल, और इसी तरह वेक्टर बी और ये वेक्टर डीएल। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, डीएल क्या है, एम्पियर्स लूप का एक छोटा सा टुकड़ा। एम्पियर्स जो लूप है इसका छोटा सा टुकड़ा है डीएल। ठीक है, मान लिया। अब ये इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ये कर रहा है कि हम लोगों ने तो अपनी औकात के हिसाब से 4 जगह डीएल दिखाया। आप समझ गए, मैंने कहाँ बोला आप सॉरी, आप तो खुद बोलना शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, ध्यान दो, जनता समझदार है। ठीक है ना, बढ़ सकते हैं ना, ओके। आज कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कहाँ कुछ बोला। हाँ सुनो, आप यहां से लेकर यहां तक यदि कोशिश करें तो शायद 1000 डीएल निकल जाए, और छोटा टुकड़ा ले लो तो 1,00,000 छोटे छोटे डीएल मिल जाए, और छोटे टुकड़े में ले लो तो 1 करोड़ मिल जाए, और छोटे टुकड़े ले लो तो अनगिनत डीएल ले सकते हैं आप, कोई काउंट ही ना कर सके, इतने छोटे छोटे आप डीएल ले सकते हैं। तो जब कोई चीज़ 2 हो तो उसको ऐड करने के लिए बीच में प्लस लगा दो, टोटल आ जाएगा। 10, 20, 50, 100 टुकड़े हो जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि इन्फिनिट टुकड़े हो तो ऐसे केस में ऐड करने के लिए हम लोग सहारा किसका लेते हैं, इंटीग्रेशन का।
तो इसका कहना है हर पॉइंट पे वेक्टर बी और वेक्टर डीएल का जो डॉट प्रोडक्ट है हर पॉइंट पे निकालो और सबों को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए सहारा मैथ्स का लिया है और इंटीग्रेशन ले रहे। ये जो क्लोज लूप दिखाई पड़ रहा वो पूरे क्लोज्ड एम्पियर्स लूप के लिए है। तो ये एक बात हो जाती है। अब दूसरी बात है कि जब उन्होंने इसको कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू हमेशा फॉरएवर म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड मिला। म्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा था इस बंद घेरे के अंदर के सारे करंट्स, टोटल करंट, लेकिन अंदर इसके बाहर वाले को लेना नहीं है। एक लाइन दोहराने दीजिए। यहां पे फील्ड I1 की वजह से I2 की वजह से तो है ही जो इस लूप के अंदर है, इनफैक्ट I3, I4, I5 उनके भी वजह से। लेकिन चूंकि हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा है सिर्फ वही करंट लेना आप जो इस सर्कल के अंदर हो, इसके बाहर ना रहे। ठीक है, तो ये एक बातचीत हो गई। थोड़ी सी बातचीत और, यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जरा इसको पढ़ो। ये फॉन्ट थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, क्या पढ़ने में आ रहा है? वहां से आ जा रहा है? अच्छा, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field vector B around any closed curve is equal to mu naught times the net current inside the curve। इसी को कह रहा है, इसी का स्टेटमेंट है। इसको स्टेटमेंट के शक्ल में इस तरह से लिखा है, वरना आप इतना भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ the line integral of magnetic field vector and its dot product किसके साथ? dl vector is always equals to mu naught times the total current inside the amperes loop। ऐसे कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको कैसे रखते हैं। ये जो चीज है ये मेनली आपको ख्याल रखना होगा। तो आई नो कि ये हमारा डायरेक्ट बात नहीं है। एम्पियर्स लॉ को हम लोग बताना चाह रहे थे इस जगह, और उसके चक्कर में इतनी बातें करनी पड़ी या उसकी वजह से इतनी बातें करनी थी, वो किया। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। पहले आप यहाँ तक को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मतलब ले सकते हैं, मत लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं मेन हिस्से में। अब तक गाड़ी खेतों में चल रही थी, अब आते हैं हाईवे पर। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये कर चुके हैं नोट। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके देखना, या फिर कोई और रेफरेंस बुक है तो उसको ओपन करके देखना। उन्होंने कहा कि एम्पियर्स लॉ सही तो है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल म्यू नॉट इंटू आई नेट इनसाइड, सही है, लेकिन इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ शर्त है कि यदि ऐसा हो तो एम्पियर्स लॉ लगाना, यदि ये वाली केस हो तो एम्पियर्स लॉ लगाना, यदि ऐसी बात हो तो लगाना, अदरवाइज नहीं। वरना ये जितना सिंपल है उतना उलझल भी है, ये भी ध्यान रखो। और उसके पीछे वजह कौन है? कैलकुलेशन करते समय आने वाला मैथ्स, कैलकुलेशन करते समय आने वाला इंटीग्रेशन। अरे जब इसके फॉर्मूले में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो बातें रखी उसके बाद एनसीईआरटी में और दूसरे बुक्स में इस बात का जिक्र होता है। जरा इसको देख समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे पहले थ्योरी पे, जिसमें हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से फिर पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जो एक बार कर चुके हैं बायोट-सेवर्ट लॉ के जरिए। उसको करना है एम्पियर सर्किटल लॉ से, क्योंकि जब इसका क्वेश्चन किया जाएगा तो लिख देगा कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड
एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, ऐसा लिख देंगे वो, तो उस वक्त बायोट-सैवर्ट लॉ से बनाओगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपको एम्पियर्स लॉ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है कोमल, ध्यान दीजिए, आगे सुनना। द बेस्ट ways to apply एम्पियर सर्किटल लॉ। बेस्ट वेज का मतलब हुआ क्या, मतलब बेस्ट केसेस, कब लगाओ कब ना लगाओ इस लॉ को, उसके पीछे भी थोड़ी सी बात है। तो क्या क्या है वो सुनना, चूंकि इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल इनसाइड। चूंकि हमें इसका यूज करना है, याद रखना, बायोट-सैवर्ट लॉ लगाकर कोई भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने जाओ, कोई भी नया थ्योरी पढ़ने जाओ, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, आपको ये काम करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जरा सोचो, इमेजिन करो कि इंटीग्रेशन आसान आ गया तो 2 लाइन में आंसर, इंटीग्रेशन बड़ा टफ आ गया 20 लाइन, आपको इंटीग्रेट करते करते बीत जाएंगे। वो भी कहीं थोड़ी सी गलती हुई तो फिर सलती भी हो जाएगी, तो उससे भी बचना है। तो इन्होंने कहा कि कब कब आप इसको अप्लाई कर सके, तो सबसे पहली बात इन्होंने बताई, जब वेक्टर बी हमारा पैरेलल हो जाए वेक्टर डीएल के। क्यों ऐसा, क्योंकि तब आप जब इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू होगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, डी एल भी इसी तरफ, वेक्टर बी भी इसी तरफ, दोनों का एंगल 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो इसलिए वो जो कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और आती हैं, एंड ये जो b है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। 2 चीजें आसान हो गई, एक तो cos 0 1 होने की वजह से डॉट वाला झमेला से पीछा छुड़ा सकते हैं हम लोग, और दूसरा इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से पहले कांस्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, तो ये जो b है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण। इंटीग्रेट सिर्फ किसको करना पड़ा, dl को, और जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dl हमारा l बन जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड का कैलकुलेशन आसान, राइट हैंड में करना ही क्या है, ये तो सिर्फ ऐसे है, म्यू नॉट का एक प्रॉपर वैल्यू है, टोटल करंट से मल्टीप्लाई करना है। जो भी मुश्किल होती कैलकुलेशन में वो तो इसी तरफ होती ना, दैट्स वाई। बात नंबर बी, इस कैलकुलेशन को आसान बनाने का एक और तरीका है, एक और वे है कि जब हमारा वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए वेक्टर डीएल के, मतलब यदि वेक्टर बी इस तरफ हो तो वेक्टर डीएल इस तरफ हो जाए, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, क्लास 11 स्केलर्स एंड वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डी एल बनेगा बी डी एल कॉस थीटा, और इस बार थीटा क्या है 90, कॉस 90 कितना होता है 0, खेल खत्म। LHS को आप आसानी से सुलझा कर निकाल गए। तीसरा तरीका, तीसरी चीज,
जब हमारा जो B है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए या एग्जैक्ट जीरो हो जाए, वेक्टर B हो ही ना, मैग्नेटिक फील्ड बने ही ना, तो फिर काहे का एम्पियर्स लॉ? यह आता है कैंसिलेशन के चांसेस में, वो हम लोग देखेंगे आगे चल करके। आप अभी फिलहाल ये समझो कि यदि फील्ड ही जीरो हो जाए, फील्ड जीरो हो जाए तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो रखेंगे, फिर ये LHS का हिस्सा खराब। तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग यहाँ पे यदि एंगल 30, 45 ये सब भी लेते तो भी तो कैलकुलेट कर सकते थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यदि 45, 30, 60 ये सब लेते हो तो इसका जो कैलकुलेशन है वो एडवांस लेवल पे चला जाएगा, जो मैथ्स आप अभी 11th 12th में पढ़ ही नहीं पाए हो। BSc लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स के कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए आपको ये बात बताई गई है, आपके बुक्स में भी है, और जितने थ्योरीज है उसमें तुम देखोगे कि एंगल या तो 0 या 90 ऐसा ही कुछ मिलेगा B और DL के बीच। जितने न्यूमेरिकल्स लोगे जानबूझकर वो लोग ऐसे सिचुएशंस देंगे कि एंगल 0, 90 हो, लेकिन वहां पर यदि 30, 45 मिल जाए तो आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करके चल पाएंगे। फिलहाल ये तो एक केस हो गया। उसके बाद और एक बात बताई थी आपको, और एक बात बताई थी कि RHS में जो करंट है I नेट, वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा? I1 माइनस I2। इस केस में सपोज करो एक I3 भी अंदर जा रहा होता तो I1 माइनस I2 प्लस I3, एक I4 बाहर आ रहा होता तो I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 या माइनस I4 जो भी था वो सब लेना पड़ता आपको। और एक बात और थी, कहा था कि यहां पर जो फील्ड निकालना था वो होता इन सारे करंट्स की वजह से है, जो इस लूप के बाहर है उनके वजह से भी और लूप के अंदर है उनके वजह से भी। बट एम्पियर्स लॉ लगाते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करंट्स को लेना है जो सर्कल के अंदर हो, जो लूप के अंदर हो। ठीक है, अच्छा। तो अगली बात क्या लिख सकते हैं हम लोग? नंबर D, when I net means I1 माइनस I2। कब? जो केस डिस्कस कर रहे थे उसके लिए, वरना एक साथ 4-5 वायर दे दे, कहाँ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे आप? आपने कोई ऐसा वायर देखा है जो बाहर से इतना मोटा हो और जब आप इसको छीलते हैं तो इसके अंदर बहुत पतले पतले रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक कलर के पतले पतले वायर्स होते हैं। तो अब देखो, है तो वो एक घेरा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर्स हैं, सबसे करंट निकल कर बाहर आ रहा है, तो आपको वो सारा करंट लेना है। लास्ट, द मैग्नेटिक फील्ड at a point is due to all the currents क्या क्या? I1, I2, I3, I4 dot dot dot, but only those currents are considered which are inside the Ampere's loop।
सिर्फ लूप के अंदर वाले करंट को हम लोग लेंगे, होता सबके है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है वो लूप के अंदर वाले करंट्स को लेकर के है। तो ये इसके एप्लीकेशंस के लिए जो सबसे बेस्ट केसेस हैं जब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वो लिखा है। और ये सिर्फ इतना बता रहा है कि आपके लाइफ में इस एम्पियर्स लॉ पर जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तकरीबन एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री को लेकर के आएंगे। ये इशारा है, ये समझ लो, क्योंकि बाकियों का कैलकुलेशन यदि टेढ़ा होता है, थ्योरी खराब है, तो न्यूमेरिकल में भी तो फंसा सकता है वो। फिर भी जब न्यूमेरिकल को सेट किया जा रहा होता है उस वक्त यदि 30-45 डिग्री पर कुछ बढ़िया कैलकुलेशन है जो हैक्टिक ना हो तो मिल सकता है। कर लीजिए नोट इसको। अब आते हैं हम लोग उस थ्योरी के तरफ। आवाज दीजिए परिधि, बबीता, माहिरू, अयान। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनका नोट हो चुका? Yes, sir. ओके, चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं। अब क्या है करना इसमें कि हम लोगों को जो बायोट-सैवर्ट लॉ से फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट, जो कि इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे निकाला था हम लोगों ने। हम लोगों को वहां चलना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये चाहिए। सुनना जरा ध्यान से, जो यहां पे बात लिखी हुई है ये काम पहले कर चुके हैं हम लोग, बट उस वक्त BSL यूज किया था, बायोट-सैवर्ट लॉ यूज किया था। और पता नहीं, मुझे धुंधला सा फॉर्मूला याद है, क्या था? B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I/A या R, जो भी था ऐसा था। 2 से कैंसिल भी करवा दिया था जब, तो हम लोगों को मिला था क्या? म्यू नॉट I/2 पाई R या 2 पाई A था क्या? हम लोग A ले रहे थे उस वक्त, डिस्टेंस कोई नहीं। क्या ये फॉर्मूला यही था? ये आया था BSL यूज करके, बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करके। आज आपसे कह रहा है कि यही चीज पता करो, लेकिन इस बार कैसे? एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करना है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअली है क्या? ये एक दूसरा मेथड है, ये एक ऑल्टरनेट तरीका है फील्ड पता करने का। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उसके कैलकुलेशंस जम्बल्ड थे, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हुआ, एक इंटीग्रेशन की बात छोड़ करके। सुनो जरा, लाना तो यही फॉर्मूला है, लेकिन जरा ऐसा कीजिए, हम तुम ये ले लिया हम लोगों ने एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ध्यान से, जो अभी तक हम लोग 1 घंटे से माथापच्ची कर रहे थे, अब उसको यूज करने का वक्त आया है, तो अब यहां पे अलर्ट रहना। सपोज इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? I। अब राइट हैंड थंब रूल कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है, आपको उस फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आपको अंगूठा रखना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन में, और बाकी के फिंगर्स जिधर कर्ल होंगे वो होगा उनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जरा इस वायर के आसपास देखो, तो ये रखा थंब और ये फिंगर यहाँ से ऐसे अंदर गया, मतलब यहाँ की बात करें तो ये इनवर्ड हो, ये अंदर जा रहा है, और अंदर से होकर जब बात आएगी तो यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा? बाहर आना होगा। मतलब इस जगह से फील्ड अंदर जो हमारी समझ में आया, और इस जगह से फील्ड बंदर कह रहे बाहर, है ना, अंदर और बाहर बेटा, है ना, बंदर नहीं कीजिएगा। इसी को मैं ऐसे बना दूं क्या? इसी को ऐसे दिखा सकते कि इसको सेंटर मानो और एक सर्कल ले लो,
इस बार पक्का। कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से हो गया, जो औकात है उसके से बोल रहा हूँ। चलो आप और उम्मीद रखे हो तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा यहां पर सेंटर जहां से होकर वायर पास कर रहा है, और ये जो लूप लिया है एक पीस सिंगल लूप, इसके रेडियस को आप आर मान लो, कोई हर्ज नहीं। अब इसमें हमें अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ और फाइंड करना है एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। पहले इसको कुछ ऐसे देख लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। सुनो जरा, सुनो, यहां से फील्ड इनवर्ट था ना, यहां से फील्ड इनवर्ट था, और यहां से फील्ड हमारा क्या था, आउटवर्ड था। तो यहां तो ऐसे हो जाता, यहां तो ऐसे हो जाता, हाँ, ज्योति की बात याद आ गई, वेक्टर के साइन का डायरेक्शन चेक कर रहा था मैं, हर जगह सही है। कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये ऐसा कुछ है। अब आप क्या कीजिए, क्या कीजिए, आप एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे डीएल ले लें, चारों फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही थी, तो इस कर्ल से हम लोग दो चीजों को पता करेंगे। एक तो फील्ड का डायरेक्शन, यहां अंदर, यहां इस तरफ, यहां बाहर, यहां इस तरफ। साथ साथ ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग कि ये जो लूप है, ये एक्चुअली एम्पियर्स लूप लिया। क्या कहा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल आपको लेना है, एक रिंग लेना है, नॉट डिस्क, नॉट स्फेयर, आपको रिंग लेना है। तो यहाँ पे 2 in 1 काम हो रहा है। एक तो फिंगर्स कर्ल करें इसलिए सर्कल बनाया, हमें ऐसा लग रहा है। दूसरी बात क्या है, जिस पॉइंट पे यहाँ से आर डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पे फील्ड पता करना है, वहीं से होता हुआ एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया है। अब आप इसको एम्पियर्स लूप कंसिडर करो, आप इसको फील्ड के डायरेक्शन का पाथ कंसिडर करो, कोई बात नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट या आई टोटल या आई इनसाइड। बोलिए प्लीज। अब शुरुआत ही ऐसे करेंगे, कोई भी थ्योरम डिराइव करना होगा ना, उसकी शुरुआत ही ऐसी की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, शुरू यही से कर लेंगे, वरना इनसे आने वाले रिजल्ट्स को डायरेक्ट लगा दो, कोई बात नहीं। क्या आपको दिख रहा है कि डीएल का डायरेक्शन भी इधर और वेक्टर बी का डायरेक्शन भी इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। यहां पर भी एक छोटा सा डीएल ले लिया, तो डीएल का डायरेक्शन इसी तरफ और वेक्टर बी भी इसी तरफ, एंगल कितना, 0। यहां पे भी छोटा सा टुकड़ा डीएल ले लो, वेक्टर डीएल, तो उसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी इधर, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। यहाँ पे भी आप यदि करें छोटा सा एलिमेंट डीएल ले करके, तो दोनों के बीच का एंगल फिर से कितना हुआ, 0 डिग्री। हर पॉइंट पे वेक्टर बी और वेक्टर डीएल एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अब यदि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं अंदर ही अंदर,
तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, और इससे करंट कितना पास किया है, आई एम्पियर का। इस घेरे के अंदर, इस रिंग के अंदर, इस एम्पियर्स लूप के अंदर एक ही वायर तो है, एक ही करंट तो है, सिर्फ आई। इस बार दो दो वायर्स तो नहीं है, इसलिए कोई I1 प्लस I2, I1 माइनस I2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा, B कांस्टेंट है, बाहर निकालो, अंदर सिर्फ dl बचा, cos 0 डिग्री 1 होता है, दुनिया जानती है, और दुनिया में हम लोग भी है, म्यू नॉट आई। गलती में, अच्छा जिया से कंफर्म हो गए। अब एक और चीज है, dl का सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, ये जो आप dl ले रहे हो, ये तो इतना बड़ा ले रहे हैं, इसका आधा ले सकते थे, इसका 1/4 ले सकते थे, इस टुकड़े का 1/10 ले सकते थे, 1/1000th पार्ट ले सकते थे, 1/1 करोड़ पार्ट ले सकते थे। इतना छोटा कि ऑलमोस्ट द dl वुड हैव बीन नेग्लिजिबल, जीरो जैसा। तो dl का लेंथ का सबसे छोटा वैल्यू 0, और dl को एक झटके में ये पूरा का पूरा रिंग ले लो तो सरकमफेरेंस मतलब 2πr। उम्मीद करता हूँ ये सब बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़नी चाहिए ये सब बात बताने की। तो लोअर लिमिट इसका 0 और अपर लिमिट कितना, 2πr। दिस इंप्लाइज दैट b तो बाहर निकाला, dl का इंटीग्रेशन l, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स i। b रहने दिया, l के जगह एक बार 2πr माइनस l के जगह 0। क्लास 11 से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज करते आ रहे हैं फिजिक्स में। म्यू नॉट टाइम्स i, तो b क्या आ जाएगा, म्यू नॉट i बाई 2πr। पहचाना इसको, ये वही तो है, ये जो यहाँ मिला था हमें, एम्पियर सर्किटल लॉ से वही रिजल्ट आया जो बायोट सेवर्ट लॉ से आया था, सिर्फ तरीका बदल गया। और आप जाओ, जो पहली बार पढ़ा था उसमें रॉड था, ऊपर φ1 नीचे φ2, इंटीग्रेशन φ1 से माइनस φ2 तक लेकर कर रहे थे, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन चला गया था, और इसको तो जानबूझकर लेंदी ले गया मैं। ये तो डायरेक्टली आप यहीं से लिख सकते थे, b इंटू 2πr म्यू नॉट आई, ये तो 4 स्टेप फालतू में खींचा गया। तो इस तरीके से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, जो पॉइंट उस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये था एक्सप्रेशन इसका। कुछ डाउट रह गया है अपराजिता को? नहीं। जैनब को? कौन सी डाउट है जैनब? कोई नहीं, ठीक है, नोट किया जाए, फिर चलते हैं आगे। चलो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं दीजिए आवाज। रिप्लाई कीजिए प्लीज। यस सर। ओके, ठीक है। आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं, एक दूसरे का मुंह बंद करके रखे हो क्या? किसी का आता नहीं, इतनी मुश्किल से ताकत लगा के बबीता ने रिप्लाई दिया। चलो चलो, विपिन ध्यान दीजिए। अतीत, अब यहां से आगे आते हैं हम लोग सोलेनॉइड के पास। ठीक है, सोलेनॉइड को हम लोग ऐसे 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 नहीं देखेंगे, हमें तरीके से देखना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरत है बेटा थोड़ा सा फोकस्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना। जब एक बार पढ़ लेंगे आप, उसके बाद आप सुपर फास्ट स्पीड से इसको डिस्कस करो, कोई इशू नहीं है। तो पहली बात ये कि हमारा टॉपिक अगला वाला यदि सोलेनॉइड है तो किस तरह की चीज़ है, यहाँ लिखा तो है, बट उसके पहले आप इसको देख लीजिए।
ये एक गलत सोलेनॉइड है, ये एक रॉन्ग सोलेनॉइड है। क्यों गलत है वो सुनो। क्योंकि इसमें आप देख पा रहे कि यदि कॉपर वायर है तो ये छीला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, इस पे रबर की ट्यूब चढ़ी हुई होनी चाहिए। ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन कलर के ट्यूब्स लगे रहते हैं ना, वैसा। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या है इस बात को साइड रख करके ये ध्यान रखना कि सोलेनॉइड के केस में जो वायर होनी चाहिए वो इंसुलेटेड। तो फिर बोलोगे ये गलत क्यों लिया आपने, अभी सवाल आया था, किसी ने कहा कि यदि ये गलत है क्यों लिया। एग्जैक्टली उतना भी गलत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को आप इंसुलेटेड बोलो जिसमें वो प्लास्टिक वाली ट्यूब लगी हुई हो। एक लिक्विड भी आता है, एक मटेरियल भी आता है, जब कभी पंखा कूलर वगैरह जलता है, उसका कॉइल जलता है तो एक स्मेल आती है खास तरीके की, है ना। वो एक्चुअली उसके ऊपर उस लिक्विड से तकरीबन पेंट कर दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, वो भी इंसुलेशन कहलाता है। आपको घर में कभी वैसा स्मेल आता है तो पापा कहते हैं बार्निश जल गया इसका, है ना, बार्निश जलने का आवाज़ है। अरे स्मेल है, आवाज़ नहीं है। आवाज़ तो बाद में, जब आपको लगता है कि हल्का सा फूंक कर चालू कर दो, चिड़चिड़ा के मारते हैं तब आवाज़ आती है, तो वो एक अलग सा चीज़ है। फिलहाल जो बात है वो समझना कि इस पर वैसी लेयर लगी हुई है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा है। तो ऐसा ना हो कि कॉपर वायर है तो उसको डायरेक्टली आप रॉन्ग डिक्लेयर कर देना, उस पर उस लिक्विड का लेयर है, तब भी वो इंसुलेशन दिखाता है। कहाँ दिखता है, पंखे के कॉइल को कभी देखा होगा ना, वो बारीक बारीक सा वायर होता है। अब उस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाना मुश्किल, अनयूजुअल होता है थोड़ा, तो वो लेयर कर देते हैं, एक दूसरे के टच में रहने के बावजूद टच में नहीं रहते। ठीक है, तो बात यह है कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कॉइल होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे मजबूती से बंधे हुए टर्न्स हो, और वो भी किसका, इंसुलेटेड वायर का। तो ये जो चीज है ब्लैक सा, आप इसको पेपर से बना हुआ मान लीजिए, पेपर से बना हुआ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कुछ लकड़ी जैसा, कुछ थर्मोकोल जैसा, ऐसा कुछ ले लो। कुछ पेन जैसा, आपका जो पेन है प्लास्टिक या कैचिकॉल जिस किसी चीज से, उसके ऊपर आप वायर ऐसे करके वॉन्ड कर दीजिए टाइटली, मजबूती से, लूज नहीं होना चाहिए, मजबूती से आपको बांधना है। तो जो कुछ भी आपके हाथ आता है ऐसा करने पर, वो सोलेनॉइड है। तो ये एक पाइप सा है, ये एक रॉड सा है, हॉलो है कि सॉलिड, इसकी बात बाद में करेंगे। और जैसा आप देख पा रहे इसमें किया क्या गया है, यहाँ से वायर्स इस तरह से लिपटे हुए है ना, ऊपर से बाहर आ रहा और नीचे से फिर ये अंदर की तरफ जा रहा। इसी को विदाउट बेस दिखाया गया, इसका बेस यहाँ पर हटा दिया। यदि वायर काफ़ी पतला हो तो ये तो लुचुक हो जाएगा, ये तो ऐसे डाउन हो जाएगा, बिल्कुल झुक सा जाएगा। इसलिए आमतौर पर इसको एक बेस दे देते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर। जब आप किसी इंसुलेटेड वायर को टाइट करके एक दूसरे के करीब करीब रखकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दें तो जो कुछ मिलता है हमें वो हुआ करता है सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, इसका ध्यान रखना है। तो अ सिलिंड्रिकल कॉइल, ये देखो सिलिंड्रिकल कॉइल ही तो है, देखने में सिलेंडर सा लग रहा है, ऑफ मैनी टाइटली वॉन्ड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर with generally diameter of the coil smaller than its length is called solenoid। जरा सुनो, इसका लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, इसका लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, लेंथ L। और बात आप यदि इसके डायमीटर की करते हैं तो यही तो है डायमीटर, यहां से यहां तक, ये यही तो है, इस जगह से लेकर यहां तक, टॉप टू बॉटम।
एक सर्कल का डायमीटर, एक सर्कल का रेडियस, ये हम लोग समझते हैं। तो जनरली इसका जो डाया होता है वो उसके लेंथ से कम। तो फिर यूजुअली क्या, यूजुअली यदि आप एक आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा और उसके कंपैरिजन में डायामीटर काफ़ी कम। यहाँ तो सिर्फ लिखा कि जनरली डायामीटर लेस देन इट्स लेंथ, मैं बोलना चाहता हूँ यूजुअली डायामीटर मच 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 लेस देन इट्स लेंथ। यदि इतना लंबा सोलेनॉइड है तो उसका डायामीटर इतना होना चाहिए जितना आपके हमारे फिंगर का थिकनेस होता है, डाया होता है, ऐसा। तो और अच्छी बात है। तो ऐसे चीज को हम लोग कह रहे होते क्या है, सोलेनॉइड। थोड़ा सा ठहरना, इस पर थोड़ी बात हो जाए, इस पर थोड़ी बात हो जाए, वो देखिएगा। अब यदि सोलेनॉइड को आप ऐसे दिखाओ बेटा, ध्यान से, हालांकि ये मुझे अगले स्लाइड में करना चाहिए था, यही कर रहा हूं। ऐसे दिखा दे। क्या हो सकता है कि कोई गाजर या मूली हम लोग लेते हैं और उसको बीच से एक कट लगा देते हैं, इसके दो टुकड़े हो गए। इमेजिन किया, है तो वो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल है। एक चाकू लिया, ऐसे नहीं काटना है, लेंथ के परपेंडिकुलर चाकू नहीं चलानी, अलोंग द लेंथ ऐसे काट के दो हिस्से कर दिया। तो वैसे समझो ये जो सोलेनॉइड था ना, इसमें यहां से चाकू चलाया इस जगह से, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो आधा सिलेंडर कटकर अलग और आधा सिलेंडर वही रह गया, ऐसा समझ लो। इमेजिन किया, समझ गए बात क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? समझ गए क्या कहना चाह रहा तुम्हें? Yes, sir. गुड। आगे सुनो, आगे सुनो। यहां से वायर बाहर आ रहा, प्लीज ध्यान दीजिए। और सिर्फ वायर ही नहीं, मान लो कि पूरा का पूरा इसमें बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट भी करवा दिया है। इस सोलेनॉइड के कॉइल में करंट पास होना भी शुरू हो चुका है। तो यहां से करंट ऊपर गया, पीछे 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 पीछे, यहां से ऐसे नीचे, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह से करंट कॉइल को थ्रेड कर रहा है। जैसे कॉइल है उसके साथ 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 ऐसे चलता भी जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, चलता चला जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, चलता चला जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, फाइनली यहां से आउट। इसमें दिखा दो, ये करंट यहां से आया ऐसे चलते हुए यहां से नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ। एक लूप छोड़ दीजिए, यहां से नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ। यहां वो दिखा नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि आपने आधा हिस्सा कट करके निकाल लिया है। अब इसमें क्या करो, आप अलग अलग पॉइंट्स ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसमें भी कुछ पॉइंट्स ले लो इसी तरह से, तकरीबन उस तरह के डिस्टेंसेस पे ऐसे। अब बात आ रही कि करंट यहां से बाहर, करंट एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे होता है, क्योंकि आगे खेल उसी पर है। तो यहां से करंट बाहर आ रहा और ये घूमकर यहां से करंट अंदर, करंट यहां से आउट, यहां से इन, यहां से आउट, यहां से इन, यहां से आउट, यहां से इन, ऐसे करके करंट है। तो एक काम करो, करंट के आउट होने को दिखा दो ऐसे, करंट बाहर आ रहा है, इस पॉइंट से भी करंट बाहर की तरफ, इस पॉइंट से भी करंट बाहर, यहां से भी बाहर, इस जगह से भी
इस जगह से भी, इस जगह से भी, हर जगह से, और यहाँ से चला और नहीं इस तरह से ऐसे आते आते फिर यहाँ से अंदर आकर ऐसे अंदर, तो ये यहाँ से आया होगा और यहाँ से अंदर जा रहा। इसको कैसे दिखा दिया? क्रॉस से। करंट का बाहर आना डॉट से दिखाया, करंट का अंदर जाना क्रॉस से दिखाया। डॉट क्रॉस की कहानी चली ऐसे। अब हम लोगों को देखो, ये है तो एक पाइप जैसा चीज, एक सिलिंड्रिकल चीज है, हॉलो है या फिर सॉलिड है, वो तो बात की बात है। हम लोग जानना चाहते हैं कि जब किसी वायर से करंट पास करता है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना करता है। अब यहां तो वायर का भंडार है, रिंग्स के शक्ल में है, हेलिक्स के शक्ल में है, और इसमें बहुत सारे इस तरह के रिंग बन रहे हैं। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने में कैसा होगा और किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को जाएगा? ठीक है, यहां से ऐसे बाहर, यहां से अंदर। अंगूठे को रखो करंट के डायरेक्शन में और बाकी के जो चारों फिंगर्स है उनको करो कर्ल। जिस तरफ ये लोग कर्ल होंगे वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यदि आप इमेजिन करो कि यहाँ एक नकली वायर इमेजिन करो जिसमें करंट यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर, तो अंगूठे को नीचे रखना होगा। नहीं आया? यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर, अंगूठे को ऐसे और वायर को जब ऐसे हेल्ड करेंगे तो ये जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर, अंगूठे को ऐसे रखा, ऐसे कर्ल किया, ऐसे कर्ल किया, ऐसे कर्ल हर जगह। नतीजा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सोलेनॉइड के अंदर वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा। बीच वाले को बिल्कुल स्ट्रेट दिखाया और यहाँ से फिर इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। ये डायरेक्शन है वेक्टर बी का, ध्यान रखना। किसके बारे में बात हुई है? वेक्टर बी के बारे में बात हुई है। अब है ये कंप्लीट पाइप जैसा, आधा पाइप कट करके हट गया। झूठ, मेरा ध्यान भटकाने के लिए आपने टाइम पूछा। अच्छा, तो ऐसा होता है हमारा सोलेनॉइड और उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से। कंफर्म यदि ओके बोलोगे तभी यहां से आगे जाना है, क्योंकि इसके बाद अब हम लोगों को एम्पेयर सर्किटल लॉ ही अप्लाई करना है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इसके अंदर कहीं पे, लेकिन बाय अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, बायोट सैवर्ट लॉ अप्लाई करके नहीं। तो ठीक है क्या? थोड़ी सी बात और, वो थोड़ी सी बात क्या है? वो थोड़ी सी बात क्या है? कि ये प्लस था और ये माइनस था, करंट पास करवा दिया। इसको एक पतले से धागे से बांध कर लटका दिया बेटा। एक पतला सा धागा लेकर इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ऐसा करते ही ये एयर में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है। जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसमें से करंट पास करवा करके फ्रीली सस्पेंड करवाया, तो एक बार मैग्नेट कैसे हमेशा नॉर्थ साउथ में लटक रहा होता था, बिल्कुल वही चीज इसके एक्सपेरिमेंट में दिखा हमें। इनफैक्ट हम लोगों ने थोड़ी बदलाव की। क्या किया? वो जो बैटरी लगा दिया था यहां से यहां तक,
ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव था। यहाँ पर एक स्विच लगा दो यदि आप चाहो तो ऑन ऑफ करने के लिए। तो एक बार देखा ये नॉर्थ साउथ में आकर के रुक गया। अब क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी बदल दी गई। मतलब बैटरी यहां से निकाला, प्लस के तरफ बैटरी का माइनस कर दिया और माइनस के तरफ इसका प्लस कर दिया। अब ऐसा करते जो नॉर्थ साउथ में ये रुका हुआ था ना, वो कंप्लीट 180 डिग्री से टर्न कर गया। मतलब बैटरी की पोलैरिटी चेंज होने से यदि ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा था तो इसका नॉर्थ अब साउथ बन गया, साउथ अब नॉर्थ बन गया। मतलब ये जो सोलेनॉइड होता है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। A solenoid behaves like a magnet, bar magnet। ठीक है। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की तरफ ले चलूंगा। वो बात ये होती है कि इसमें जो आपने कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा होता है ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब पतले पतले वायर्स इतने दूर में हो सके तो 400-500 बार लपेट दो। ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कॉइल दूसरे पर ऐसे ये सब नहीं होना चाहिए। सबको अपना अपना स्पेस मिलना चाहिए, सबकी अपनी जगह होनी चाहिए तब। ठीक है। तो हम लोग अपने अजम्पशन में क्या किया करेंगे, हम लोग अजम्पशन में क्या किया करेंगे कि जो यहां से लेकर यहां तक हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेना होगा, उसको कैपिटल एन से दिखाया करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से हम लोग दिखाया करेंगे। टोटल यहां से यहां तक जो टोटल 100 बार लपेटा है तो कैपिटल एन इक्वल्स टू 100। 200 बार यदि आपने वायर को लपेटा है तो कैपिटल एन इक्वल्स टू 200। और एक और नंबर ऑफ टर्न्स में एक और क्वांटिटी आएगी स्मॉल एन। ये स्मॉल एन क्या होगा, ये स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कि यदि पूरा 10 सेंटीमीटर है तो इसमें 1000 बार लपेटा गया तो 1 सेंटीमीटर में कितनी बार वायर को वॉन्ड किया गया होगा। क्या आप लोग सुन समझ रहे हैं बच्चों? आवाज दीजिए। Yes, sir. थैंक गॉड, थोड़ी देर के लिए हम लोग डर ही गए थे। अच्छा, तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हो जाता है। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन ध्यान रखना स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है, सोलेनॉइड का लेंथ है। कैपिटल एन क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। और स्मॉल एन क्या है, यूनिट लेंथ में कितने लपटन लपटा। हाँ वही कितना लपटन लपटा है वो। ठीक है, तो आप इनको कर लो नोट, करते हैं कैलकुलेशन। हाँ, अब यहां से चलते हैं आगे हम लोग कि इसके बाद अब हम लोगों को जो सीखा है ना क्लास की शुरुआत से उसका यूज देखने का वक्त आया है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ध्यान से देखिए इनसाइड बोला गया। एन आइडियल सोलेनॉइड जिसका लेंथ काफी ज्यादा, डायामीटर काफी कम उसके कंपैरिजन में, लेकिन वो कैसे करना है आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सपोज हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा,
इस तरफ, करंट नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे क्यों होगा, इस डायरेक्शन में है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर बी, अब इसमें इन चीज़ों को हाइड किया है कि ये करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, इसको हाइड करके रख दिया है। आप यदि चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, सपोज इस सोलेनॉइड के अंदर ये एक पॉइंट है, पॉइंट P, यहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल। यही तो बात थी। तो हम लोग ये काम करेंगे कैसे, कहा कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड पता करना है, उस पॉइंट से होते हुए आपको एक एम्पियर्स लूप ट्रेस करना पड़ेगा। वो लूप सर्कुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कैसा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे यही वो पॉइंट है, यहां से चलो एक लूप पास करवाते हैं ऐसे, ऐसे, यहां से ऐसे, कुछ नाम दे दिया इनको, कुछ भी नाम दे दिया, नाम दे दिया इस लूप को A, B, C और D। चिराग तले अंधेरा, सुना है, कैंडल जलाओ, ढिबरी जलाओ, तो वहां से रोशनी निकलकर दूर तो जा रही है, बट उसके जस्ट नीचे उस कैंडल की खुद की परछाई होती है, तो वहां पे लाइट पहुंच नहीं पाता तरीके से। कभी मम्मी आपकी छड़ी से पिटाई कर रहे होते हैं, तो आपके पास दो रास्ते, दूर भागो, दूर भागोगे तो छड़ी अच्छे से पड़ेगी भी, थोड़ा और दूर भागेंगे फेंक के मार देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी से लिपट जाते हैं, अब उनका हाथ लॉक हो गया। ये सिचुएशंस, यही तो करते हैं हम लोग। यहां पर वही बात है कि सोलेनॉइड के जस्ट बाहर, यदि ये हमारा सोलेनॉइड है बच्चों, ये सोलेनॉइड का बेस है जिस पर वायर को लपेट कर हम लोगों ने सोलेनॉइड बनाया है। सपोज तो इसके जस्ट बाहर, इसके अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है भरपूर, लेकिन यहां पर आसपास देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। इसके जस्ट बाहर ऊपर, इसके जस्ट बाहर नीचे, ऐसा। तो पहली बात, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से होकर एक एम्पियर्स लूप ट्रेस करना था। वो लूप ट्रेस किया हम लोगों ने ABCD, रेक्टेंगुलर फॉर्म में या फिर स्क्वायर फॉर्म में। चलो ध्यान देना, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I टोटल या I इनसाइड। यही तो था, है ना। चलिए, लेकिन ये जो BDL था वो पूरे लूप के लिए चाहिए, पूरे लूप के लिए। तो यहां पे लिख दिया ABCD और वापस A। ये बताता है कि ये जो आप लूप ले रहे हो, लाइन इंटीग्रल में जो बंद घेरा ले रहे हैं आप, क्लोज लूप, वो एक्चुअली A से शुरू होकर B तक, B से C तक, C से D तक और D से वापस A तक आ रहा है। तो दैट्स वाई यहां पर ABCDA कंप्लीट लूप को एक साथ दिखा दिया। अब इसी बात को हम लोग
4 अलग अलग पार्ट्स में दिखाओ, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ए से बी तक फॉर ए बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, जब ए बी की बात हो गई तो बी सी इस वाले लेंथ के अलोंग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक, तो सी डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल डी से वापस ए तक। पूरे लूप की बात हो गई। आरएचएस में कुछ नहीं करना, म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ, डी ए ना, ए बी बी सी सी डी और ये क्या हो गया हमारा डी ए। अब 4 अलग अलग हाई तौबा तो मच रहा है, बट इनमें से 3 0 हो जाना है बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा ए बी के लिए ना, बी डी एल कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इधर ध्यान से हम लोग जा रहे हैं ए से बी की ओर, और फील्ड हमारा किधर है, इस तरफ, ठीक है। ए बी के लिए बी डॉट डी एल को लिखा बी डी एल कॉस 180, फील्ड का डायरेक्शन इधर, और अलोंग द लेंथ जब चल रहे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ, प्लस वापस बी डी एल की बात करो, बी सी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। अब देखना फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और लेंथ का हमारा क्या है, ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना है यहाँ पे 90, फील्ड के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो बी डी एल कॉस क्या हो गया 90। चलो इसकी बात हो गई, जरा सी डी में आ जाओ, सी डी में आ जाओ। ये तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 है ना, क्या इसको क्या ही लिखे, डायरेक्ट 0 लिख दें, क्योंकि बाहर में जब आप सी डी की बात कर रहे हो तो बाहर तो फील्ड ही 0 है, तो काहे का बी डी एल और कुछ एंगल वगैरह, इसलिए वो भी हमारा खत्म। वापस आते हैं फिर हम लोग इस जगह, डी से लेकर ए तक हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और डी एल इधर चला जा रहा है, एंगल कितना है 90, तो ये हुआ हमारा बी डी एल कॉस 90 इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा 0 बन गया, ये 0 बन गया, और ये ऑलरेडी 0 बना हुआ है। cos 180 का वैल्यू -1, ये जिंदा बचा, लिखा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, माइनस और बी कॉमन ले, सॉरी कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाला, सिर्फ अंदर क्या बचा, डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। तो यहाँ एक बात तो आ गई। अब इस जगह आपको थोड़ा संभलना होगा, सतर्क करना होगा अपने आप को, क्योंकि अब आएगा कैपिटल एन और स्मॉल एन का चक्कर।
ये जो dl है इसके जगह आप 2 पाई r नहीं रख सकते, पूरा का पूरा l नहीं रख सकते, तो यहाँ पर थोड़ा खेल खेलेंगे। पहले आप कर ले इसको नोट, फिर इस क्रूशियल जगह पे थोड़ा वक्त लगाकर तब इसको हम लोग फिनिश करेंगे। जल्दी बच्चों, जल्दी। हाँ जी, तो इसके बाद क्या करेंगे? यहां तो कुछ नहीं, dl का इंटीग्रेशन l होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसका रहने दीजिए। माइनस ऑफ b और dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया? l। म्यू नॉट टाइम्स i, कौन सा i? ये तो लिखना भूल गया हम लोग। i टोटल या i इनसाइड, जो भी हो, i नेट जो भी लिखो, इनसाइड है वो तो खैर करो। सुनिएगा ध्यान से, इस आई नेट के जगह लिखा स्मॉल n इंटू एल इंटू आई। इसलिए रोका था बीच में। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये टॉपिक यहां खत्म हो रहा है। ये आई का मतलब किस तरह की बात है, हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते, पिछले स्लाइड में। यहां पे सपोज आपने इतना बड़ा टुकड़ा लिया था अभी थोड़ी देर पहले, सपोज कि इतना बड़ा टुकड़ा था, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये परपेंडिकुलर था, खत्म, ये परपेंडिकुलर था, खत्म, बाहर फील्ड जीरो था, खत्म। सिर्फ यही बचा कि फील्ड इस तरफ जा रहा था और हम लोग इधर आ रहे थे। तो इस वक्त देखो, यदि एक में करंट आई है इसमें, तो एक और है आई और आई 2i, एक और टर्न है तो 3i, एक और टर्न है तो 4i। ऐसे करते 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 हर टर्न में यदि आई करंट है तो हमें पता होना चाहिए कि l सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस यदि इसमें जाते हैं तो उसमें टोटल करंट कितना होगा। तो स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर लंबे सोलेनॉइड में यदि स्मॉल n टर्न्स है, ध्यान से इसको रिपीट नहीं करूंगा, 1 सेंटीमीटर लंबे सोलेनॉइड के टुकड़े में यदि स्मॉल n टर्न्स है तो 2 सेंटीमीटर लंबा यदि सोलेनॉइड हो तो 2n। तो 3 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा ले लो सोलेनॉइड का तो 3n, 5 सेंटीमीटर है तो 5n, 10 सेंटीमीटर है तो 10n। हम लोगों ने इसका लेंथ कितना लिया था? l लिया था। तो इसमें क्या होगा? n इंटू 3n, 4n छोड़ करके ln। हर एक से करंट कितना पास हो रहा है? आई एम्पियर का। तो इन सबों को मिलाकर टोटल करंट कितना पास होगा? nl इंटू आई का। तो इसलिए यहां पे nli रखा, l से l कैंसिल्ड, b इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई। डायरेक्शन से लेना देना है नहीं, मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेंगे। डायरेक्शन इस तरफ हो तो हमारे अजम्पशन पे है। हम लोगों ने इसमें ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे 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 भी चल सकते, इधर से इधर से इधर से, तब इधर जाते तो फील्ड भी इधर होता और हमारा ए भी इधर होता, तो वहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता, 180 नहीं होता तो cos 0 1 रख सकते थे। दैट्स वाई। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आया है, this is the required expression for the magnetic field inside a long straight solenoid by using Ampere circuital law। कर लीजिए नोट। हाँ, cos 180 से माइनस 180। ए और बी का मॉड होता है ना, लेकिन कॉस का वैल्यू तो जो रहता है वही लेना पड़ेगा। तब भी उसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम लोग, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा बी का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, ये है बात।
हाँ, अच्छा, नोट कर चुके हैं हम लोग। एक सेकेंड, ठीक है, तो इस क्लास को यही रोकेंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग और आगे चलेंगे, न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड रहेंगे फिर